नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी लोगों का स्वागत है स्वास्थ्य कॉमर्स क्लासेस में। ओके, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, हमारे चैनल पर यूपी बीएड उत्तर प्रदेश बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा सत्र 2022-24 के लिए क्रैश कोर्स की सीरीज़ चल रही है और आप लोगों की परीक्षा देखिए 6 जुलाई को होनी है। ठीक, तो उसी से रिलेटेड देखिए हमारी क्लासेस रेगुलरली चल रही है, जिसमें हम लोग प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। अब तक देखिए हम लोगों ने 2014 के पेपर सॉल्व कर लिए हैं, 15 के पेपर सॉल्व कर लिए हैं और 16 के पेपर सॉल्व कर लिए हैं और 17 का भी देखिए हम लोग का चल रहा है। 17 का हम लोगों ने जीके जीएस सॉल्व कर लिया। उसी से रिलेटेड आज देखिए कॉमर्स की हम लोगों की क्लास है, 2017 के कॉमर्स की क्लास है। ठीक, तो पुराने वीडियोज़ अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप लोग देख सकते हैं, या चैनल पर विजिट करके प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर आप लोग एक यूपी बीएड स्पेशल नाम से एक फोल्डर मिल जाएगा, वहाँ पे भी जाकर आप लोग उत्तर प्रदेश बीएड की प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए क्वेश्चंस को पूरे के पूरे अच्छे से देख सकते हैं। ठीक, तो चलिए हम लोग आज क्या करेंगे, 2017 के कॉमर्स में पूछे गए 50 क्वेश्चंस जो आते हैं उन सारे के सारे क्वेश्चंस को देख लेंगे, ताकि आप लोगों की जो प्रिपरेशन है वो काफ़ी अच्छे से हो सके और 6 जुलाई को आप लोग परीक्षा में अच्छे से परफॉर्म कर पाएँ, क्योंकि जितने अच्छे आपके रैंक होंगे उतनी ही अच्छी आपको कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज़ अलॉट होगी। तो चलिए देर न करते हुए 2017 का कॉमर्स का, हाँ तो विद्यार्थियों देखिए वाणिज्य का वर्ग का पेपर है 2015 के 2017 के बीएड का। ओके, तो आइए इसका सोल्यूशन देख लेते हैं हम लोग। 2017 के यूपी बीएड का वाणिज्य के सारे क्वेश्चन जो पूछे गए थे। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है, मान लो कि, और देखिए एक रिक्वेस्ट रहेगी कि वीडियो आप लोग देखिए 720p रेजोल्यूशंस पे देखिएगा, 720p रेजोल्यूशन पे देखिएगा, इससे आप लोगों को वीडियो क्लियर दिखाई देगी। नहीं तो वैसे पीडीएफ के लिए आप लोग हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पे मैं ये सारी की सारी पीडीएफ आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 51 आपसे कह रहा है, मान लो कि कनेडियन फर्म ने $1000 के केले आयात करती है, यानी कि जो कैनेडियन फर्म है वो $1000 के केले को आयात करती है, इंपोर्ट करती है और $2000 में उन्हें बेच देती है। ठीक, यानी कि $1000 के केले देखिए उसने क्या किया, इंपोर्ट किया, आयात किया और उसको $2000 में बेच दिया। तो जीडीपी पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो देखिए 1000 केले आयात किए गए और $2000 में उसको बेच दिए गए, यानी कि आपकी जीडीपी देखिए क्या होगी, 1000 रुपये से बढ़ जाएगी, $1000 से बढ़ जाएगी। ठीक, तो इसका आंसर देखिए बनेगा 51 का डी। 52 देखिए आपसे क्या कह रहा है, भारत में ऋण बाजार में निम्नांकित का प्रमुख हिस्सा होता है, यानी कि जो भारत का ऋण बाजार होता है उसमें प्रमुख हिस्सा किसका होता है, यह आपको बताना है। कॉरपोरेट प्रतिभूतियों का, यानी कि सरकारी प्रतिभूतियों का, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ का, कॉरपोरेट निक्षेप यानी कि कॉरपोरेट डिपॉजिट, नेक्स्ट देखिए कॉरपोरेट इक्विटीज़ यानी कि कॉरपोरेट की इक्विटीज़ की बात कर रहा हूँ, नेक्स्ट वैश्विक निक्षेपागार पावतियाँ। तो देखिए फिलहाल जो ऋण बाजार में जो सबसे इम्पॉर्टेंट प्रमुख हिस्सा जो होता है वो कॉरपोरेट सिक्योरिटीज़ का ही होता है, क्योंकि इसी की सबसे ज़्यादा खरीद और बेचा जाता है। क्वेश्चन नंबर 53 देखिए आपसे क्या कह रहा है, केंद्रीय बैंक को ऋण तथा निवेश को नियंत्रित करने वाली निम्नांकित करना चाहिए, यानी कि देखिए केंद्रीय बैंक को ऋण तथा निवेश को, याद रखिएगा, ऋण तथा लोन तथा डिपॉजिट को, इन्वेस्टमेंट को नियंत्रित करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए इन चारों में से क्या करना चाहिए, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा लोन तथा इन्वेस्टमेंट को कंट्रोल करने के लिए इन चारों पॉइंट में से क्या करना चाहिए। खुले बाजार में प्रतिभूतियां बेचें और नकद कोष अनुपात को बढ़ाएं, खुले बाजार से प्रतिभूतियां खरीदें और नकद कोष अनुपात को कम करें, खुले बाजार से प्रतिभूतियां खरीदें और नकद कोष अनुपात को बढ़ाएं, खुले बाजार से प्रतिभूतियां बेचें और नकद कोष अनुपात को कम करें। तो देखिए जब भी सेंट्रल बैंक को ऋण तथा निवेश को कंट्रोल करना होता है तो वो क्या करती है, जो ओपन मार्केट होता है जिसको हम लोग गिल्ट एज मार्केट के नाम से भी जानते हैं, तो जो ओपन मार्केट होता है उसमें देखिए सिक्योरिटीज़ को बेच देना चाहिए और जो आपका सीआरआर है, नकद कोष अनुपात, इसको बढ़ा देना चाहिए, तब जाके आपका ऋण और निवेश दोनों कंट्रोल होगा। क्वेश्चन नंबर 54 देखिए आपसे क्या कह रहा है, निम्न में से व्यवसाय के व्यष्टि पर्यावरण का कौन सा घटक नहीं है, यानी कि
इसमें आपसे देखिए पूछा है व्यष्टि पर्यावरण यानी कि माइक्रो इन्वायरमेंट का इसमें से कौन सा कंपोनेंट नहीं है, माइक्रो इकोनॉमिक इन्वायरमेंट का इसमें से कौन सा कंपोनेंट नहीं है वो आपको बताना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपूर्तक यानी कि सप्लायर, प्रतिद्वंदी यानी कि कॉम्पिटिटर, व्यापार नीति यानी कि ट्रेड पॉलिसी, और जनता यानी कि पब्लिक। तो देखिए जो इसमें आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट नहीं है वो है आपका ट्रेड पॉलिसी। क्लियर, ये मैक्रो का होता है। 55 देखिए आपसे क्या कह रहा है, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। ठीक है, एक कंपनी की तुलना एक नदी से की जा सकती है, एक कंपनी की तुलना एक नदी से की जा सकती है जो कि अपनी पहचान बनाए रखती है, यद्यपि इसके ये अंग जिनसे यह बनती है लगातार बदलते रहें, तो निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी विशेषता उपयुक्त कथन में निहित है। यानी कि देखिए कंपनी का कंपैरिजन एक नदी से कर रहा है, एक रिवर से कर रहा है, ठीक, जिसकी वजह से उसकी पहचान होती है। अगर जो ये नदी है मतलब ये कंपनी है, इसके अंग बदलते रहें, लगातार बदलते रहें, तो कंपनी की कौन सी विशेषता उसमें उपयुक्त है, यानी कि कंपनी का कौन सा इसमें फीचर्स कैरेक्टरिस्टिक्स क्या बोलते हैं इसमें इन्वॉल्व है। तो इसका सीमित दायित्व यानी कि लिमिटेड लाइबिलिटीज़, कृत्रिम वैधानिक व्यक्तित्व यानी कि मीन्स स्टैट्यूटरी आर्टिफिशियल पर्सन, सतत उत्तराधिकारी मतलब सक्सेसिव एग्जीक्यूटर, और अलग संपत्ति या अदर एसेट्स। ठीक, तो देखिए इसमें क्या बोलते हैं, आपका जो आंसर बनेगा इसमें क्या हो रहा है कि अलग अंग की बात कर रहे हैं ना, मतलब अंग इसके बदलते रहें। तो देखिए कंपनी तो वही रहती है, लेकिन इसको देखिए जो चलाने वाले होते हैं ना वो हमेशा बदलते रहते हैं। तो इसीलिए इसका आंसर देखिए बनेगा ऑप्शन सी, सतत उत्तराधिकारी, क्योंकि ये हमेशा बदलते रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 देखिए क्या कह रहा है अब आपसे, जब एक पंजीकृत साझेदारी फर्म का विघटन हो जाता है, ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन सा इसके सही प्रभाव का वर्णन करता है। ठीक है, यानी कि देखिए जब एक आपका रजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म है उसका डिसोल्यूशन हो जाए, ठीक, तो इसमें से जो आपका ये ABCD दो दे रखा है उसका कौन सा इसमें से जो है वो एकदम करेक्ट इफेक्ट डालेगा ये आपका पार्टनरशिप फर्म पे। ठीक है, ऑप्शन पढ़ते हैं हम लोग। सभी साझेदार फर्म के ऋण की बाध्यता से मुक्त हो जाएंगे, मतलब कि सब जितने पार्टनर्स हैं उनको जो फर्म के ऊपर ऋण है, लोन है, कर्जा है, लाइबिलिटी है, क्या वह उनसे एग्जेम्प्ट हो जाएंगे, फ्री हो जाएंगे, तो कभी नहीं। साझेदारी विघटन में 1 वर्ष के भीतर कोई अन्य व्यवसाय प्रारंभ नहीं कर सकता, ये देखिए करेक्ट है। जब एक बार उसको विघटित कर दिया गया तो वो कभी भी 1 वर्ष के भीतर बिजनेस को पुनः प्रारंभ नहीं कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 57 देखिए आपसे क्या कह रहा है, यदि कोई उपभोक्ता 89 लाख रुपीस की क्षतिपूर्ति मांग करता है, ठीक, यानी कि कंपनसेशन की डिमांड करता है कोई कंज्यूमर, तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंतर्गत किस अंतर्गत केस दायर किया जाएगा। जो केस दायर किया जाएगा वो किसके अंतर्गत किया जाएगा। अगर कोई उपभोक्ता 89 लाख रुपए के कंपनसेशन की डिमांड करता है तो उसका देखिए जो केस है वो कहाँ दायर किया जाएगा, ये आपसे पूछ रहा है। हाँ, तो देखिए विद्यार्थियों, जैसे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट आप लोग जान रहे होंगे, जो बच्चे पढ़े होंगे, ये बदलाव हुआ है। पहले कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट देखिए 1986 था, बट अब वो 2019 में देखिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट बना जिसको 2020 से लागू कर दिया गया। ठीक, तो देखिए 1986 का जो प्रावधान था उसके हिसाब से अगर कोई व्यक्ति, एक सेकेंड, अगर कोई व्यक्ति क्या बोलते हैं, ये देखिए 1986 का है और ये 2019 का है, दोनों मैं दिखा दे रहा हूँ आप लोगों को ताकि इजीली आप लोग समझ सकें। अगर कोई व्यक्ति देखिए डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जा रहा है, याद रखिएगा डिस्ट्रिक्ट लेवल पर 3 लेवल होते हैं, एक डिस्ट्रिक्ट होता है, एक स्टेट होता है, एक नेशनल होता है। तो डिस्ट्रिक्ट लेवल में देखिए जो आपका वो था क्या बोलते हैं क्लेम करने की लिमिट, वो आपकी थी अप टू 20 लाख रुपीज़, यानी कि 20 लाख रुपए तक आप यहाँ पे क्लेम कर सकते थे 1986 के तहत। लेकिन अब इसी को देखिए 2019 में क्या कर दिया गया है, बढ़ा दिया गया है। अब ये हो गया है अप टू 1 करोड़ रुपीज़, यानी कि 1 करोड़ रुपए तक अब आप डिस्ट्रिक्ट में जाकर कंप्लेन कर सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम कोर्ट में। डिस्ट्रिक्ट के बाद से देखिए आता है स्टेट लेवल। तो स्टेट लेवल में देखिए जो प्रावधान बनाए गए थे वो देखिए आपका 1986 में जो था वो 20 लाख से 1 करोड़ तक के लिए बनाए गए थे। लेकिन 2019 में ये देखिए बदल गया, ये 1 करोड़ से
10 करोड़ तक पहुंच गया, यानी कि 1 करोड़ से ज़्यादा लेकिन 10 करोड़ से कम का अगर आपका क्लेम है तब आप जाएंगे स्टेट में। 2019 के हिसाब से स्टेट के बाद आता है नेशनल। तो नेशनल में देखिए क्या प्रावधान बना कि जब आप 1 करोड़ से ज़्यादा का क्लेम करते हैं, 1 करोड़ से ज़्यादा, तब आप 1986 के हिसाब से नेशनल में जाएंगे। बट 2019 के हिसाब से अगर आप 10 करोड़ से ज़्यादा का क्लेम करेंगे तब आप क्या बोलते हैं, नेशनल कोर्ट में जाएंगे। तो याद रखिएगा इस क्वेश्चन का अगर करेक्ट आंसर देखिए तो 1986 का, एक्चुअली ये पुराना क्वेश्चन पेपर है 2017 का, इसलिए 1986 का पूछा है। तो देखिए वो बंदा 89 लाख रुपीज़ कमा रहा था या क्लेम कर रहा था, सॉरी। तो 89 लाख रुपीज़ देखिए आपका किस कैटेगरी में फॉल करेगा, तो ये देखिए 20 लाख से 1 करोड़ के बीच में फॉल करेगा क्योंकि 1986 का है। तो इसीलिए देखिए इसका करेक्ट आंसर तो बी बन जाएगा। बट अगर हमारा यही क्वेश्चन 2090 के हिसाब से पूछता तब याद रखिएगा हमारा ऑप्शन बी ना होकर ए बनता, क्योंकि 1 करोड़ तक के जितने भी आपके डिस्प्यूट होंगे वो डिस्ट्रिक्ट फोरम कोर्ट में जाएंगे। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 अब आपसे क्या कह रहा है, कार्यशील पूंजी अनुपात है, कार्यशील पूंजी अनुपात है, यानी कि वर्किंग कैपिटल रेशियो का फॉर्मूला आपका क्या होता है वो आपसे पूछ रहा है। तो वर्किंग कैपिटल रेशियो का फॉर्मूला आप सब जानते हैं क्या होता है, क्या बोलते हैं, करंट एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज। ठीक, यही होता है आपका कार्यशील पूंजी का अनुपात, मतलब वही करंट रेशियो का अनुपात। फिफ्टी 59 देखिए आपसे क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रमाणन तथा पश्य लेखा परीक्षा पर लागू होता है, यानी कि कौन सा इसमें प्रमाणन और पश्य लेखा परीक्षा पर लागू होता है। प्रक्रियात्मक परीक्षण प्रयुक्त किए जाएंगे, बैलेंस शीट से महत्वपूर्ण मदें ली जाएंगी, वर्तमान और गत वर्ष के लाभ हानि खातों तथा बैलेंस शीटों की जांच या अनावृत्ति प्रकृति के मदों का अन्वेषण। तो देखिए हमारा क्वेश्चन था जब हम लोग क्या बोलते हैं प्रमाणन तथा पश्य लेखा परीक्षा लागू होता है तब आपका जो प्रक्रियात्मक परीक्षण प्रयुक्त किए जाते हैं उसके लिए। ठीक, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 60 देखिए क्या कह रहा है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है, लेखा परीक्षा करते समय अंकेक्षक को यह सुनिश्चित करना होगा कि स्टॉक का मूल्यांकन किया गया, यानी कि देखिए जब ऑडिटिंग का कार्य किया जाता है तो जो ऑडिटर होता है उसको यह कंफर्म करना होता है कि जो स्टॉक इन्वेंट्री का देखिए जो वैल्यूएशन किया गया है वह किस प्राइस पर किया गया है। तो याद रखिएगा इन्वेंट्री का जो वैल्यूएशन होता है वो उसकी कॉस्ट प्राइस और उसके मार्केट वैल्यू में जो दोनों में कम हो उसी पर होना चाहिए। तो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट, कॉस्ट प्राइस या मार्केट वैल्यू में जो कम होगा उसी पर उसका वैल्यूएशन होना चाहिए, तभी वो जाकर करेक्ट वैल्यूएशन कहलाएगी। क्वेश्चन नंबर 61 देखिए आपसे क्या कह रहा है, पट्टे की लागत इनमें से किससे कम होती है, यानी कि पट्टे यानी कि जो लीज की कॉस्ट होती है, लीज, पट्टा मतलब लीज, तो लीज की जो कॉस्ट होती है इन सब में से किस में से कम होती है, नकद उधार, फिर किराया खरीद, बैंक ऋण या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा जो लीज की कॉस्ट होती है वो जो नकद उधार होता है उससे हमेशा कम होती है। क्वेश्चन नंबर 62 देखिए आपसे क्या कह रहा है, जॉब विश्लेषण यानी कि जॉब एनालिसिस द्वारा वह सूचना प्रदान की जाती है जिसका प्रयोग किया जाता है। ठीक, जॉब एनालिसिस द्वारा कौन सी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराई जाती है जिसका प्रयोग किस में किया जाता है आपको बताना है, संगठन चार्ट में, ऑर्गेनाइजेशन चार्ट में, नीति में, पॉलिसी में, पद्धति में, मैथड्स में या पदोन्नति में यानी कि प्रमोशन में। तो जॉब एनालिसिस से देखिए जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराई जाती है वो आपका ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट में यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 63 आपसे क्या कह रहा है, एक्स ने 24,000 रुपये का माल लौटाया, यानी कि देखिए एक्स ने 24,000 रुपये का क्या कर रहा है, माल वापस कर रहा है, किंतु लेखाकार ने, अकाउंटेंट ने विक्रय वापसी खाता यानी कि सेल्स रिटर्न अकाउंट को 42,000 रुपये से क्रेडिट कर दिया। तो क्रेडिट नहीं, एक्चुअली इसको डेबिट करना चाहिए था, बट इसने देखिए क्या किया, क्रेडिट कर दिया। तो इस अशुद्धि को कैसे संशोधित करेंगे ये आपको बताना है। सवाल समझ गए होंगे आप लोग कि देखिए एक्स ने 24,000 रुपये का माल रिटर्न किया, लेकिन जो अकाउंटेंट है उसने गलती से 24,000 रुपये को उसने अकाउंटेंट ने गलती से सेल्स रिटर्न अकाउंट को
42,000 रुपए से क्रेडिट कर दिया। तो इस अशुद्धि को कैसे संशोधित करेंगे आप, इसका रेक्टिफिकेशन आप कैसे करेंगे वो आपको बताना है। तो देखिए एक्चुअल में अकाउंटेंट को यहाँ पे सेल्स रिटर्न अकाउंट को डेबिट करना चाहिए था, बट उसने देखिए क्या किया, क्रेडिट किया। तो 24,000 प्लस 42,000 यानी कि 66,000 से आपका जो सेल्स रिटर्न अकाउंट है वो डेबिट हो गया, यानी कि ऑप्शन सी देखिए आपका करेक्ट बन जाएगा। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 64 की तरफ बढ़ते हैं। 64 देखिए आपसे क्या कह रहा है अब, एक मशीन जिसका अविलिखित मूल्य यानी कि रिटर्न डाउन वैल्यू 10,000 रुपए, एक मशीन है जिसका रिटर्न डाउन वैल्यू 10,000 रुपए है तथा 13,000 रुपए में उसको बेच दिया गया। तो यह प्राप्त राशि एक है। तो यह राशि जो उसको प्राप्त हो रही है वह क्या है, पूंजी प्राप्ति है, और उसमें शामिल लाभ पूंजीगत संचय में अंतरित किया जाएगा। एक आयगत प्राप्ति है, तो यह आयगत कभी हो ही नहीं सकता, ये आपका रेवेन्यू नहीं, कैपिटल है। पूंजीगत प्राप्ति है और इससे शामिल लाभ सामान्य संचय में अंतरित किया जाएगा। तो ये देखिए करेक्ट है। 10,000 रुपए देखिए एसेट्स था आपका, तो ये पूंजीगत प्राप्ति है क्योंकि एसेट्स को बेच रहे हैं, और इसमें देखिए 3,000 रुपए का आपका लाभ हो रहा है। तो उस 3,000 रुपए लाभ को हम लोग जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 65 देखिए। 65 देखिए आपसे क्या कह रहा है, वह बट्टा दर यानी कि वह डिस्काउंट रेट जिस पर एक परियोजना का शुद्ध वर्तमान मूल्य यानी कि एनपीवी शून्य हो जाता है, जीरो हो जाता है, वह कौन सा आपका क्या बोलते हैं डिस्काउंट रेट होता है, औसत प्रत्याय दर, आंतरिक प्रत्याय दर, वैकल्पिक प्रत्याय दर, या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा वह रेट जिस पर परियोजना का शुद्ध वर्तमान मूल्य जो एनपीवी होता है वो शून्य हो जाता है, वो आपका आंतरिक प्रत्याय की दर पर होता है। 66 देखिए आपसे क्या कह रहा है, अंश मूल्यांकन का लाभांश असंभवता सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था, यानी कि अंश मूल्यांकन शेयर वैल्यूएशन का जो असंबद्धता सिद्धांत है वह किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था, ये आपको बताना है। तो ये याद रखिएगा मोडिगिलियानी एवं मिलर द्वारा किया गया था। ओके। क्वेश्चन नंबर 67 देखिए, एक्चुअली रट्टा मारने वाले सवाल होते हैं बस, क्योंकि कॉन्सेप्ट जो होते हैं किसने दिए थे वो आपको याद होंगे तभी आप आंसर कर पाएंगे। दैट्स वाई ये कट टू कट क्वेश्चंस होते हैं, तो इसीलिए इसका आंसर डायरेक्ट आप लोग याद कर लिया करिए। 67 देखिए आपसे क्या कह रहे हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। कर्मकार प्रतिकार यानी कि वर्क्समैन कंपनसेशन तथा तृतीय पक्ष बीमा गारंटी बीमा के उदाहरण है। चलिए आगे देखते हैं। और दूसरा पॉइंट देखिए, पुनर्बीमा अग्नि तथा सामुद्रिक बीमा में अधिक प्रचलित है। तो ये दोनों ऑप्शन देखिए टोटली करेक्ट है। ये क्वेश्चन देखिए रिपीटेड है, पिछले साल के पेपर्स में ये पूछा था, तो इसलिए क्वेश्चन देखिए बहुत रिपीट होते हैं। तो आप लोग अच्छे से पढ़ के जाएंगे तो कितने क्वेश्चन ऐसे होंगे जो वही सेम टू सेम दिख जाएंगे आपको। क्वेश्चन नंबर 68 देखिए, विनिमय दर में परिवर्तन होने पर, ये भी देखिए रिपीटेड क्वेश्चन है। विनिमय दर में परिवर्तन होने पर, एक्सचेंज रेट में परिवर्तन होने पर जो विदेशी मुद्रा फॉरेन करेंसी में बनाए गए बिल की स्थानीय मुद्रा डोमेस्टिक या लोकल मनी में प्राप्त राशि में परिवर्तन होगा, तो यह जोखिम कहलाता है। तो ये देखिए मुद्रा संबंधित विदेशी मुद्रा संबंधित जोखिम है, तो इसीलिए विदेशी विनिमय जोखिम कहलाएगा। 69 देखिए रिपीटेड क्वेश्चन था। 68 ये भी। 69 देखिए, पुराने क्वेश्चंस का देखिए आप लोगों को जो वीडियो है बार बार मैं कह रहा हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, नहीं तो आप लोग प्लेलिस्ट सेक्शन में भी जाकर चैनल पर विजिट करके प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर एक यूपी बीएड स्पेशल नाम से फोल्डर बना हुआ है, वहाँ से भी जाकर आप लोग पूरे के पूरे प्रीवियस ईयर्स के वीडियोज़ वॉच कर सकते हैं। 2014, 15, 16, 17 4 साल के वीडियोज़ में ऑलरेडी आप लोगों को करा चुका हूँ। क्वेश्चन नंबर 69 देखिए अब आपसे क्या कह रहा है, यदि वस्तु Y की कीमत बढ़ती है तथा वस्तु X की कीमत समान रहती है, ये भी देखिए रिपीटेड क्वेश्चन है। यदि वस्तु Y की कीमत बढ़ती है तथा वस्तु X की कीमत समान रहती है और ऐसी स्थिति में X की मांग बढ़ती है तो वह जो वस्तु होंगी एक दूसरे की स्थानापन्न वस्तुएं होंगी। क्वेश्चन नंबर 70, उपभोक्ता संतुलन के लिए आवश्यक है, यानी कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के लिए क्या आवश्यक है, तो ये हमेशा याद रखिएगा MUX/MUY = PX/PY होना चाहिए। 71 देखिए आपसे क्या कह रहा है, कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 25 के अंतर्गत किसी संघ को जो कि एक सीमित दायित्व वाली कंपनी है, लिमिटेड लायबिलिटीज़ वाली कंपनी है, के रूप में पंजीकृत हो सकता है
अपने नाम से सीमित शब्द लगाने की छूट भी उसको छूट दिए जाने का भी अधिकार है। ऐसी छूट देने का अधिकार किसे है? मतलब ऐसी कंपनियां जिनको सीमित अपने नाम के में ना ऐड करें। तो ये जो सीमित से छूट देने का अधिकार है वह किसके पास है, वो आपसे पूछ रहा है। तो ये याद रखिएगा, हमेशा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ये अधिकार होता है। 72 देखिए। एक्चुअली देखिए डिटेल में इसलिए एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि आप लोगों के पास समय कम है। मैं चाह रहा हूँ बस ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस आप लोग देख लें, किस प्रकार से क्वेश्चंस परीक्षा में पूछते हैं, कैसे आप लोग का अप्रोच होगा, कैसी प्रिपरेशन होनी चाहिए, ताकि आप लोग अच्छे से परीक्षा में परफॉर्म कर सकें। ठीक, डिटेल क्लास के लिए मैं CUET में बहुत डिटेल्ड में बच्चों को पढ़ाया हूँ, बहुत ही ज़्यादा डिटेल में। तो अगर डिटेल क्लासेस देखनी है तो CUET वाली सेक्शंस को जरूर आप लोग देखें, तो वहाँ पर आप लोग को डिटेल्ड में पूरा वीडियो मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 72 देखिए आपसे क्या कह रहा है। वित्तीय वर्ष के लिए लाभांश के भुगतान या घोषणा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सी लेखा टिप्पणी वैध नहीं है? यानी कि क्या बोलते हैं, पेमेंट ऑफ डिविडेंड एंड डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड के संबंध में कौन सा आपका इसमें से वैध नहीं है, वो आपको बताना है। तो चालू वित्तीय वर्ष के लिए मूल्य ह्रास का प्रावधान किया जाना चाहिए। जी बिल्कुल सही है, ह्रास का प्रावधान एकदम मैंडेटरी है। बकाया मूल्य ह्रास के लिए प्रावधान किया जाना चाहिए, यही गलत है। बकाया मूल्य के लिए कभी भी ह्रास का प्रावधान नहीं होता है। 72 भी हो गया। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 73 देखिए आपसे क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया के लिए नीति का निर्धारण आवश्यक है? किस प्रक्रिया के लिए जो क्या बोलते हैं पॉलिसी का फॉर्मेशन है वो कंपलसरी है? नियोजन के लिए, तालमेल स्थापित करने के लिए, या संगठन के लिए, अभिप्रेरणा के लिए? तो देखिए जो नीतियों का निर्धारण होता है वो नियोजन के लिए होता है। ठीक, तो 73 का ए, नियोजन यानी कि प्लानिंग। 74 देखिए आपसे क्या कह रहा है। निम्नलिखित प्रबंध कार्यों में से किसका परस्पर गहन है? यानी कि इसमें से जो जो प्रबंधकीय कार्य दिए गए हैं उसमें से किसका परस्पर गहन है? नियोजन और संगठन, स्टाफ और नियंत्रण, नियोजन और नियंत्रण, या नियोजन और स्टाफ? तो इसमें देखिए आपका बनेगा आंसर स्टाफ और नियंत्रण। 74 के बाद से 75 पे आइए। 75 देखिए आपसे क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन सी भारत में विदेशी पूंजी की प्रवाह की विधि है? विदेशी पूंजी की प्रवाह की विधि है, यानी कि जो दूसरे देश से हमारे देश में इन्वेस्टमेंट होता है उसकी बात ये कर रहा है। तो वह कौन सा होता है? FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, FII फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, NRI यानी कि नॉन रेसिडेंस ऑफ इंडिया के लेखे, या इनमें से कोई नहीं। ठीक, तो ये आप सब जानते हैं जो विदेशी पूंजी प्रवाह की विधि होती है वो आपकी FDI और FII दोनों होती है। क्लियर? तो अब पता नहीं क्यों इस ऑप्शन में ये दोनों आंसर नहीं दिया, लेकिन FDI और FII दोनों के माध्यम से ही विदेश की पूंजी हमारे देश में आती है। तो इसका आंसर एक्चुअली कोई नहीं। तो ऐसे क्वेश्चंस याद रखिएगा, अगर कहीं दिखेंगे तो यहाँ दोनों आप लोग को दिखेगा तो आप लोग FDI पे टिक मार कर आइएगा, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 676 देखिए क्या कह रहा है आपसे। फुटकर बैंकिंग का आशय, फुटकर बैंकिंग का क्या आशय होता है? खुदरा व्यापारी का साख सुविधा प्रदान करना, उपभोक्ता को प्रत्यक्ष रूप से व्यक्तिगत बैंक सुविधा प्रदान करना, यही आंसर इसका करेक्ट है। फुटकर बैंकिंग का आशय होता है उपभोक्ता को प्रत्यक्ष रूप से व्यक्तिगत बैंक सुविधा प्रदान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे। नॉस्ट्रो खाता, नॉस्ट्रो खाता की बात करें तो नॉस्ट्रो खाता देखिए क्या होता है कि ऐसा खाता जो एक बैंक द्वारा दूसरे बैंक में खोला जाए फॉरेन करेंसी के रूप में, याद रखिएगा फॉरेन करेंसी के रूप में, वही आपका नॉस्ट्रो खाता कहलाता है। तो इसमें देखिए आइए पढ़ते हैं क्या क्या ऑप्शन दिया है। चालू खाते से खाता होता है जिसमें विदेशी मुद्रा में देशी बैंक द्वारा गृह मुद्रा में रखा जाता है। तो ये आंसर देखिए इसका करेक्ट हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 78 देखिए आपसे क्या कह रहा है। एक फर्म के लिए ओपनिंग स्टॉक आपका दे दिया 32,000, क्लोजिंग स्टॉक दे दिया 34,000, सेल्स दे दिया 4,40,000, सकल लाभ अनुपात यानी कि ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो आपका दे दिया सेल्स पर 25%, विक्रय पर 25%। फर्म का स्टॉक आवर्ती अनुपात है, यानी कि आपको स्टॉक टर्नओवर रेशियो निकालना है। ठीक, तो देखिए इस क्वेश्चन को लगाने का अप्रोच क्या होगा आपका। सबसे पहले देखिए हम लोग ग्रॉस प्रॉफिट अपना कैलकुलेट करेंगे, तो उसके लिए देखिए हम लोग इसका यूज करेंगे। तो सबसे पहले देखिए ग्रॉस प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट होगा आपका।
ग्रॉस प्रॉफिट से रिलेटेड देखिए बोला था कि जो सकल लाभ अनुपात है वो बिक्री पर 25% है। तो जो ग्रॉस प्रॉफिट होगा आपका वो देखिए बिक्री आपकी कितनी है 4,40,000, इसी का देखिए जो होगा आपका 25% होगा। ठीक, तो यानी कि देखिए जो ग्रॉस प्रॉफिट आएगा हमारा वो आएगा 1,10,000। 4,40,000 का 25% निकालेंगे आप तो आएगा 1,10,000। तो देखिए जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है हमारा वो आएगा 4,40,000 में से 1,10,000 घटा देंगे तो 3,30,000 देखिए आपका आ जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गया। अब देखिए आपको बताना क्या था, स्टॉक आवृत्ति अनुपात यानी कि स्टॉक टर्नओवर रेशियो। तो इसका देखिए फॉर्मूला होता है आपका स्टॉक टर्नओवर रेशियो का कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज स्टॉक। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड देखिए आपका आया अभी हम लोग निकाले हैं 3,30,000। एवरेज स्टॉक देखिए कैसे निकालते हैं, ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक अपॉन 2। तो देखिए इन दोनों को जोड़ेंगे और 2 से भाग दे देंगे तो हमारा एवरेज स्टॉक आ जाएगा। तो इन दोनों को जोड़ेंगे देखिए आएगा 66,000। 66,000 को 2 से आप डिवाइड देंगे तो आएगा आपका 33,000। तो 1 2 3 1 2 3 33 एक कम 33 यानी कि 10। तो देखिए जो आपका स्टॉक टर्नओवर रेशियो निकल कर आया वो आया 10 टाइम्स। ओके, तो इसका आंसर देखिए बन जाएगा आपका 78 का 10। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 79 देखिए आपसे क्या कह रहा है, परंपरागत अवधारणा के अनुसार प्राधिकार उच्च स्तर से निम्न स्तर की ओर प्रवाहित होता है, परंतु अद्य एक नवोदित अवधारणा विकसित हुई है जो स्वीकरण सिद्धांत कहलाती है। इस विचारधारा का निम्नलिखित में से प्रतिपादक किया था, यानी कि स्वीकरण सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था ये आपसे पूछ रहा है। तो स्वीकरण सिद्धांत का जो प्रतिपादन था इन चारों में से चेस्टर बर्नार्ड ने किया था। क्वेश्चन नंबर 80 पे आते हैं हम लोग। बॉन्ड से संबंधित निर्णयों का अधिकार, यानी कि जो ब्रांड है, बॉन्ड नहीं है ब्रांड है, ब्रांड से संबंधित निर्णयों का अधिकार है। मार्केट रिसर्च, ग्राहकों की आवश्यकता का निर्धारण, उत्पादन की लागत नहीं होती, ब्रांड से संबंधित है। तो ए और बी विल बी करेक्ट। 81 देखिए आपसे क्या कह रहा है, थोक विक्रेता एक होलसेलर अपने प्रमोशन मिक्स के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु कौन से प्रमोशन मिक्स के तत्वों पर निर्भर करता है। यानी कि एक होलसेलर जो होता है जो उसको अपने प्रमोशन मिक्स का ऑब्जेक्टिव अचीव करना है, ठीक, तो वो प्रमोशन मिक्स के किस एलिमेंट पर डिपेंड होता है। विज्ञापन यानी कि एडवर्टीजमेंट, ट्रेड प्रमोशन, व्यक्तिगत विक्रय यानी कि पर्सनल सेलिंग, या प्रत्यक्ष मार्केटिंग यानी कि डायरेक्ट मार्केटिंग। तो देखिए जो होलसेलर होता है वो अपने ट्रेड प्रमोशन पर निर्भर रहता है। 82 देखिए आपसे क्या कह रहा है, एक निवेशक शेयर बाजार में व्यापार करते समय सबसे अधिक ध्यान देता है, यानी कि एक इन्वेस्टर जब शेयर बाजार में क्या बोलते हैं शेयर मार्केट में ट्रेड करता है तो सबसे अधिक ध्यान देखिए किस पे देता है, बाजार एवं कर से पूर्व अर्जन पर, इक्विटी की प्रत्याय दर पर, अर्जन कीमत अनुपात पर, या लाभांश की कीमत अनुपात पर। तो देखिए एक इन्वेस्टर जो होता है ना वो हमेशा डिविडेंड कीमत अनुपात पर ध्यान देता है। आगे बढ़ने से पहले देखिए एक रिक्वेस्ट रहेगी आप लोगों से कि अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसी तरह देखिए हमारी क्लासेस चलती रहेगी रेगुलरली हमारे परीक्षा तक। तो इसीलिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आ रही है आप लोगों को तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के बीच में भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि वो सारे बच्चे भी लाभान्वित हो सकें। ओके, और PDF के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल ज़रूर फॉलो करें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 83 देखिए आपसे क्या कह रहा है, बोनस शेयर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो बोनस शेयर केवल प्रवर्तकों को ही निर्गमित किए जाते हैं, गलत। बोनस शेयर केवल विद्यमान शेयर धारकों को ही निर्गमित किए जाते हैं, यही करेक्ट है। जो आपके एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर होते हैं उन्हीं को बोनस शेयर इशू किया जाता है। 84 देखिए आपसे क्या कह रहा है, एक नई मशीनरी की स्थापना पर भुगतान किया गया मजदूरी को डेबिट करना चाहिए। यानी कि एक नई मशीन आप लगवा रहे हो उसमें देखिए उसके इंस्टॉलेशन पर आप पेमेंट कर रहे हैं वेजेस को, मजदूरी को, तो किस अकाउंट में डेबिट होगा। तो ये देखिए जो किसी मशीन के इंस्टॉलेशन में जब हम लोग जो वेजेस पे करते हैं वो एक कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। तो ये देखिए जो एसेट्स होता है उसी के अकाउंट में क्या कर दिया जाता है, डेबिट कर दिया जाता है। इसीलिए ऑप्शन सी विल बी करेक्ट, मशीनरी खाता।
85 देखिए आपसे क्या कह रहा है आप, व्यवसायिक संपत्ति के आधार पर विक्रय का अभिलेखन होगा, यानी कि जो व्यवसाय की संपत्ति एसेट्स है उसके आधार पर जो सेल्स का अभिलेखन होगा वो किस पे होगा, तो सामान्य रोजनामचा में होगा। दैट्स इट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। कमीशन अग्रिम प्राप्त हुई, यानी कि एडवांस रिसीव्ड ऑफ कमीशन की प्रकृति है, किस नेचर का है, वास्तविक खाता यानी कि रियल अकाउंट, अवास्तविक खाता अनरियल अकाउंट, व्यक्तिगत खाता पर्सनल अकाउंट, या इनमें से कोई नहीं। ओके, तो देखिए आपको कमीशन एडवांस रिसीव मिल जा रहा है, तो ये देखिए पर्सनल अकाउंट है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग 87 देखिए आपसे क्या कह रहा है, वित्तीय प्रबंधन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आवश्यक उद्देश्य नहीं है। वित्तीय प्रबंधन फाइनेंशियल मैनेजमेंट के लिए इसमें से कौन सा आवश्यक उद्देश्य नहीं है वो आपको बताना है। लाभ अत्याधिकरण, धन संपत्ति अत्याधिकरण, कौन सा नहीं है, ठीक है। मूल्य अत्याधिकरण, सामाजिक लाभ अत्याधिकरण। तो देखिए फाइनेंशियल प्रबंध के लिए समाज से कोई लेना देना नहीं है, तो समाज लाभ अत्याधिकरण विल बी रॉन्ग। 88 देखिए आपसे क्या कह रहा है, पुनः भुगतान पद्धति के अंतर्गत नगदी प्रवाह किसको इंगित करता है, यानी कि पुनः भुगतान अवधि पद्धति में के अंतर्गत जो नकदी प्रवाह होता है आपका कैश फ्लो होता है वो किसको इंगित करता है, ये आपको बताना है। हराश एवं करों से पूर्व नकदी को नहीं, हराश और करों के बीच नकदी को नहीं, हराश के पश्चात मगर करों से पूर्व नकदी को नहीं, कर से पूर्व नहीं होना चाहिए, हराश से पूर्व और करों के पश्चात, हाँ यही आपका करेक्ट बनेगा। हराश से पूर्व होना चाहिए लेकिन टैक्स के बाद होना चाहिए। 89 देखिए आपसे क्या कह रहा है, आप वाणिज्यिक पत्र कॉमर्शियल पेपर है, एक जो कॉमर्शियल पेपर होता है वो क्या होता है, तो ये देखिए नैतिक निवेशकों के लिए एक राजकोष पत्र होता है। 90 देखिए क्या कह रहा है आपसे, एक कार्टेल फर्मों का सम्मिश्रण है, भी देखिए रिपीटेड क्वेश्चन है, एक कार्टेल फर्मों का सम्मिश्रण है। तो एक कार्टेल फर्में जो होती हैं वो देखिए जिनके सम्मिलित लाभ विशाल हो, जो जिनके जो मतलब मान लीजिए 2 से 3 फर्म मिलकर काम कर रही हैं और उनका जो म्यूचुअल प्रॉफिट हो रहा है वो बहुत ही ज़्यादा हो रहा है, तो वही एक कार्टेल फर्म कहलाती है। ये सब देखिए रिपीटेड क्वेश्चन है और सब पुराने वीडियोस में मैं ऑलरेडी आप लोगों को करा चुका हूँ। 91 देखिए प्रतिगामी विश्लेषण माप है, प्रतिगामी विश्लेषण माप है आपका तो कार्य कारण संबंध का, याद रखिएगा प्रतिगामी विश्लेषण माप जो होता है वो कार्य कारण संबंध का होता है। क्वेश्चन नंबर 92 देखिए आपसे क्या कह रहा है, सारणियाँ हमें संचय करने में मदद करती हैं, यानी कि जो सारणियाँ होती हैं टेबल्स होते हैं वो हमको क्या संचय करने में मदद करते हैं, तो वो याद रखिएगा द्वितीयक आंकड़ों को, गुणात्मक आंकड़ों को, प्राथमिक आंकड़ों को, या इनमें से कोई नहीं। तो जो सारणियाँ होती हैं आपकी वो एक्चुअली इन दोनों आंकड़ों को क्या बोलते हैं, संचय करने में मदद करती हैं, लेकिन इसमें तो ये दोनों दिया ही नहीं है, पता नहीं ऐसे क्वेश्चंस क्यों बन रहा है, आज ऐसे क्वेश्चन दो दिख गए, लेकिन कोई नहीं, याद रखिएगा इन दोनों आंकड़ों को वो मदद करती हैं संचय करने में। 93 देखिए आपसे क्या कह रहा है, कौन से सम्मेलन में इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF को जन्म दिया गया था, ठीक है, यानी कि किस सम्मेलन में IMF बना आपका ये बताना है। तो ये आप सब जानते होंगे ब्रेटन वुड्स जो कन्वेंशन हुआ था उसी में IMF और वर्ल्ड बैंक दोनों की स्थापना की बात हुई थी। 94 देखिए आपसे क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सा ठीक मैच नहीं है, यानी कि गलत मैच बताना है आपको। चलिए आइए पढ़ते हैं। मशीन लगाने की लागत का खाता, रिलेवेंट कॉस्ट यानी कि निर्णय लेने का खाता, प्रक्रिया कौन सा ठीक नहीं है, ठीक है। शेयर का मूल्यांकन, कंपनी की खरीद, ब्रेक इवन एनालिसिस, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। तो मशीन लगाना ही देखिए गलत हो गया, मशीन लगाना मतलब मशीन लगाने की लागत का खाता, ये नहीं होना चाहिए। 94 हो गया, 95 पे आते हैं। एस लिमिटेड के पास 10,000 मूल्य का स्टॉक में है जो उसकी मूल कंपनी एच लिमिटेड ने लागत पर 20% लाभ के साथ पूर्ति की थी, ठीक है। एच लिमिटेड ने एस लिमिटेड में नियंत्रण हित 80% है, यानी कि एच होल्डिंग कंपनी है, सब्सिडरी कंपनी है, एच का जो हिस्सा है सब्सिडरी कंपनी में वो 80% है। एक समेकित तुलन पत्र में यानी कि कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में
निम्नलिखित में से किस एक राशि को स्टॉक पर दिखाया जाना चाहिए, यानी कि किस राशि पर आपका जो स्टॉक है वो शो किया जाएगा। तो ये देखिए आपका 8400 रुपये पे शो किया जाएगा, क्योंकि 10,000 में देखिए 80,000 तो शेयर है पहले उसका, तो 10,000 का 80% निकालेंगे तो देखिए आएगा 8,000। अब 8,000 का ही 20% निकालेंगे तो हमको प्रॉफिट पता चलेगा, तो 1600, तो 10,000 में से जैसे 1600 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 8400 रुपये आएगा, उसी वैल्यू पे हम लोग शो करेंगे। 90 से नहीं समझ में आएगा तो टेलीग्राम पे आप लोग मेरा पर्सनल लिंक भी देखिए, टेलीग्राम का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, वहाँ पे आप लोग डायरेक्ट पूछ सकते हैं मेरे से। 96 देखिए आपसे क्या कह रहा है। 1 जनवरी 2007 को एक फर्म के लेनदारों का शेष 50,000 था, लेनदारों को नकद भुगतान 44,000, देय बिल वर्ष के दौरान स्वीकार किए गए 10,000 रुपये, क्रय वापसी 1,000 रुपये और 31 दिसंबर 2007 को लेनदार 15,000 रुपये थे। निम्नलिखित में से कौन सी अवधि के लिए उस फर्म का उधार क्रय है, यानी कि आपको क्रेडिट सेल्स बताने। तो ये देखिए अभी समय का अभाव है इसलिए डायरेक्ट आप लोगों को आंसर बता दे रहा हूँ, अगर आप लोग को समझ में नहीं आएगा तो आप लोग मेरे से डायरेक्ट पूछ लीजिएगा। तो 96 का पहला आंसर सी है, 20,000। 97 देखिए आपसे क्या कह रहा है। एक व्यक्ति जो एक आधार शर्त तथा एक अतिरिक्त शर्त को पूरा करता है वह होता है, यानी कि एक आधार शर्त को पूरा कर रहा है और वो एक अतिरिक्त शर्त को पूरा करेगा तो वो क्या होगा, एक असाधारण निवासी होगा। क्यों? क्योंकि अगर साधारण निवासी बनना है तो उसको एक आधार शर्त और दोनों अतिरिक्त शर्तें पूरी करनी पड़ती हैं। 98 देखिए, लागत लेखांकन आधारित होता है। जो लागत लेखांकन कॉस्ट अकाउंटिंग होता है वो किस पे आधारित होता है, तो ये भी दोहरा लेखा प्रणाली पर ही आधारित होता है, यानी कि डुअल एंट्री सिस्टम पे। 99 देखिए आपसे क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से किसने यह परीक्षण किया है कि नौकरशाही अमल किए गए कार्य के परिणाम के व्युत्क्रमानुपाती में बढ़ते हैं। क्लियर? तो ये देखिए वॉरेन जी बीनिस ने किया है। 100वां क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग, लास्ट क्वेश्चन आज का। निम्नलिखित में से एक दशा में आभासी सकारात्मक कर्मचारी भर्ती त्रुटि पाई जाती है, यानी कि किस दशा में जब हम लोग इस रिक्रूटमेंट करते हैं तो उसमें त्रुटि पाई जा सकती है। क्लियर? चयन तथा निष्पादन स्कोर उच्च, चयन स्कोर निम्न है, निष्पादन स्कोर उच्च है, चयन स्कोर उच्च और निष्पादन स्कोर निम्न है, यही गलत है। क्लियर? यही आपका एरर है। तो देखिए हम लोगों ने कुल 50 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, जो हमारा क्या बोलते हैं 2017 के पेपर का था। 2017 के पेपर का 50 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर लिए। अब देखिए नेक्स्ट वीडियोस में हम लोग 2018 के पेपर को सॉल्व कर लेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों का टॉपिक कवर हो सके। तो इसीलिए चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर किया करिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच में शेयर करिए ताकि वो बच्चे भी लाभान्वित हो सके। और देखिए सिर्फ कॉमर्स ही नहीं, मैं जीके जीएस हिंदी भी करा रहा हूँ, तो सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट है यूपी बीएड स्पेशल, वहाँ से भी जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। चैनल पर विजिट करके यूपी बीएड स्पेशल नाम का एक फोल्डर बना हुआ है प्लेलिस्ट में, वहाँ पर भी जाकर आप लोग पूरा का पूरा वीडियो वॉच कर सकते हैं। ठीक, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अच्छे से आप लोग पढ़ाई करते रहिए।